नमस्कार। चलिए आज समझते हैं बांग्लादेश के उस राजनीतिक संकट को जो एक अकेले हिंसक घटना से शुरू हुआ और अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम उस चिंगारी को देखेंगे जिसने इस आग को भड़काया। फिर देखेंगे कि इसका फौरन असर क्या हुआ, जो मुख्य किरदार हैं और उनका इतिहास क्या रहा है उसे समझेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हितों का विश्लेषण करेंगे, पर्दे के पीछे जो सूचना युद्ध चल रहा है उसे डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जैसा कि कई भू राजनीतिक संकटों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक अकेली हिंसक घटना से होती है। एक शख्स थे उस्मान हादी, एक पॉलिटिकल फिगर। वो रिक्शे से जा रहे थे जब मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। बाद में इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये उस्मान हादी थे कौन, जिनकी मौत ने इतना बड़ा बवंदर खड़ा कर दिया? देखिए, उस्मान हादी कोई आम राजनेता नहीं थे। उनका एजेंडा बड़ा साफ और कह सकते हैं भड़काऊ था। वो खुले तौर पर भारत विरोधी थे और ग्रेटर बांग्लादेश जैसी बातों को हवा दे रहे थे। यहां तक कि वो ऐसे नक्शे भी फैला रहे थे जिनमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया गया था। और यही कट्टर राजनीति उस संकट की जड़ है जो आज हम देख रहे हैं। अब जैसे ही हादी की मौत की खबर फैली, पूरे इलाके में मानो हड़कंप मच गया। एक तरफ अमेरिका ने फौरन अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, दूसरी तरफ भारत ने अपनी पूर्वी कमान को हाई अलर्ट पर रख दिया। और बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वहां इस कहानी को हवा दी गई कि हत्या के पीछे भारत का हाथ है, और देखते ही देखते भारत विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे। पर यह सब अचानक नहीं हुआ। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बांग्लादेश के हाल के उथल-पुथल भरे राजनीतिक इतिहास में झांकना होगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पिछली सरकार बहुत तेजी से गिरी और एक ऐसा पावर वैक्यूम बना जो आज हम देख रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति को अगर देखें तो मोटे तौर पर दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ है शेख हसीना की अवामी लीग, जो विकास और भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करती है, और दूसरी तरफ है बीएनपी, जिसकी विचारधारा ज्यादा इस्लामवादी और भारत विरोधी मानी जाती है। सैन्य तख्ता पलट के बाद जो नई सत्ता आई, उसमें ये नए चेहरे सामने आए। आज के नेता हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन विरोध प्रदर्शनों के बाद ये सब हुआ, उनके मास्टरमाइंड कहे जाने वाले महफूज आलम और जिनकी हत्या हुई, वो उस्मान हादी, दोनों एक ही छात्र आंदोलन की उपज थे। अब ये मामला सिर्फ बांग्लादेश के अंदर का नहीं है। इस खेल में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और उनके अपने अपने हित भी जुड़े हुए हैं। और इसमें अमेरिका की भूमिका भी काफी दिलचस्प है। सोचिए, अमेरिकी दूतावास ने उस्मान हादी की मौत पर आधिकारिक तौर पर शोक जताया, जो कि एक छोटे नेता थे। ये बात अपने आप में कई सवाल खड़ी करती है और इस क्षेत्र में अमेरिका की गहरी दिलचस्पी की तरफ इशारा करती है। और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाता है, फरवरी में चुनाव होने हैं। तो आखिर वो कौन है जिसे देश में अशांति फैलाकर इन चुनावों को टालने से फायदा होगा? सड़कों पर जो हो रहा है वो तो है ही, लेकिन एक और लड़ाई चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई। यानी कौन सी कहानी बताई जा रही है और कैसे जनमत को अपने पक्ष में किया जा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है वो मीडिया अभियान जो चलाया गया, खास तौर पर यूट्यूब पर, जहां पिछली नेता शेख हसीना को विलन बनाने के लिए वीडियोस की झड़ी लगा दी गई। उन्हें तानाशाह और बांग्लादेश की कसाई जैसे टाइटल दिए गए। और यहां मीडिया के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ देखिए, भारत में मीडिया की आज़ादी को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होती है। वहीं दूसरी तरफ जब बांग्लादेश में एक सरकार समर्थक न्यूज़ चैनल का दफ्तर जला दिया गया, तो उस पर दुनिया भर में वैसी कोई बड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इस चयनात्मक आक्रोश को समझने के लिए सोर्स दो संघर्षों के आंकड़े सामने रखता है। सूडान में हुए संघर्ष में लगभग 4 लाख मौतें हुई। और अब इसकी तुलना करिए गाजा से, जहां उसी दौरान लगभग 67,000 मौतें हुईं। तर्क ये दिया जा रहा है कि एक संघर्ष को दूसरे के मुकाबले कहीं ज्यादा मीडिया कवरेज और फंडिंग मिलती है। तो सवाल यह है कि ये सब जा कहां रहा है? इस पूरी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अगली चाल क्या हो सकती है? इसको लेकर एक थ्योरी सामने आती है। ये थ्योरी बड़ी दिलचस्प है। इसके मुताबिक ये हत्या चुनावों को रोकने की एक बहुत सोची समझी चाल हो सकती है, और इसके पीछे वो लोग हो सकते हैं जिन्हें डर है कि अगर साफ सुथरे चुनाव हुए तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उनके लिए अराजकता फैलाना ही चुनाव टालने का सबसे अच्छा तरीका है। और इन सब के बीच भारत खुद को एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप यानी एक रणनीतिक जाल में फंसा हुआ पाता है।
मतलब एक ऐसी स्थिति जहां उसे एक तरफ तो अपने हितों को बचाना है और दूसरी तरफ एक ऐसे बड़े संघर्ष में उलझने से भी बचना है जिसे शायद जानबूझकर उसे फंसाने के लिए ही रचा गया हो। तो इतने सारे अंदरूनी गुट, ताकतवर पड़ोसी और वैश्विक ताकतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या बांग्लादेश का भविष्य उसके अपने लोग तय करेंगे या फिर वो एक बड़े खेल का मोहरा बनकर रह जाएगा जो उसके चारों ओर खेला जा रहा है।